Hello, good morning students. Today we are going to start a new lesson, that is some natural phenomena. Okay, so we are going to start with the lesson. In this lesson, first of all, we are going to study the electric charge. What is meant by an electric charge? How an object get charged? That is what we have to study. There is one example, or we can say that an experiment is there by using which we can prove that an object can get charged by rubbing. सिंपल सा एग्जांपल है, आप कोम का एग्जांपल लेते हो, आपने देखा भी होगा, अपने घर पे कोम होता है, उसको यूज करो, जैसे बालों में उसको आप रब करो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसको पेपर्स के ऊपर से अगर आप इस तरह से मूवमेंट कराते हो तो आप देखोगे कि जो ये आपका मतलब कोम जो होता है वो उस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसको घर पे ट्राई करके देख सकते हो। रबिंग और कोम आपने किया जैसे बालों में, उसके बाद उसको ऐसे पेपर्स के ऊपर से अगर आपने ऐसे मूवमेंट कराई तो आप देखोगे जो पेपर्स है, पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आके उस कोम के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके साथ वो चिपक जाएंगे। एग्जाम्पल आप बलून का भी ले सकते हो। जो बलून होता है फुला हुआ है ना, उस बलून को आप अगर रब करोगे किसी पेपर के साथ, किसी सिल्क कपड़े के ऊपर, है ना, उसके बाद उसको अगर आप किसी चीज की तरफ उससे लेके जाओगे तो वो वहां पे अट्रैक्ट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मीन्स आप लोग क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी आप सब्सटेंस के ऊपर एक क्रिएट कर सकते हो बाय रबिंग, है ना। बट ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हर एक सब्सटेंस के ऊपर आ सकता है क्या? मतलब मेरे पास प्लास्टिक की स्केल नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ग्लास की स्केल है, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक स्टील की बनी हुई स्केल है। तो इन सभी केस में उसके ऊपर चार्ज आएगा क्या? आएगा तो कितना आएगा, है ना, और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? इन सारी चीजों को भी हमें इस लेसन के अंदर समझना है। तो उसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपको फर्स्ट वाला टॉपिक जो समझ में आ चुका है। बाय रबिंग एन ऑब्जेक्ट और विद अनदर ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। Then the type of charges. There are two types of charges. One is static charge and another one is a moving charge. Static charge means what? When a charge is stationary, means it is not moving, then in that case we can say that the charge is stationary. And if the charge is moving, then you can say that it is a moving charge. For example, जैसे आपने कोम का एग्जांपल लिया, तो कोम को मैंने यहाँ पे इस तरह से रब किया और वहां पे जिस जगह पे मैंने रब किया ना, उसी जगह को जब मैं पेपर के ऊपर से मूवमेंट कराता हूँ तो आप देखोगे कि पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इससे मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस यहाँ पर क्रिएट हुए वो चार्जेस इसी पोजीशन पे स्टेशनरी है अभी भी। समझ में आया क्या? जो ये मैंने यहाँ इस जगह को मैंने रब किया था अपने बालों के साथ, तो सिर्फ इतनी ही जगह ऐसी है जहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ और चार्ज अभी भी उसी जगह पे रुका हुआ है, वहां से मूवमेंट करके निकल नहीं गया, और इसीलिए इसको क्या बोला गया? स्टैटिक चार्ज। बट वही अगर मैं इस पेन की जगह पे कोई स्टील की स्केल लेता हूँ और उसको भी इसी तरह से अपने बालों में रगड़ के बाद में उसको पेपर के ऊपर आप घुमा के देखो तो आप देखोगे कि पेपर उस स्टील की स्केल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है मूविंग चार्ज। मतलब क्या हुआ कि जब आप एक स्टील की स्केल को अपने बालों से रगड़ते हो तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होगा क्या? तो नहीं, उसके ऊपर भी चार्ज तो क्रिएट होगा, बट वो चार्ज मूविंग होगा। मतलब इस जगह पे अगर चार्ज क्रिएट हुआ तो इस जगह पे रुक के नहीं रहेगा, वो यहाँ से मूवमेंट करते हुए निकल जाएगा। समझ में आया? और उसी कारण आप लोग बोल सकते हो कि जो मूविंग चार्ज होता है वो आपको वो पेपर को अट्रैक्ट करते हुए देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको? तो ये स्टैटिक चार्ज किस तरह के ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, मूविंग चार्ज कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको और भी हम लोग डिटेल में जब लेसन को आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ इस लेसन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय रबिंग। देन टाइप ऑफ चार्जेस मेनली दो होते हैं, static charges and moving charges. Static charges means the charges which are stationary, and the moving charges means the charges which are in moving nature. Then uncharged and charged object क्या होते हैं उसके बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पे समझेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, अगर मैं बोलूँ कि ये पेन चार्ज है या फिर मैं बोलूँ कि ये पेन अनचार्ज है, तो ऐसा मैं किस आधार पे बोल सकता हूँ या फिर इसके पीछे रीजन क्या है चार्ज ऑब्जेक्ट या अनचार्ज ऑब्जेक्ट कहने के पीछे, उसको हमें समझना है। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रखी है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग नो चार्ज इज ए अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल है ही नहीं, उसको आप
ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो आप बोलोगे कि वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, जो हम सामने पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अनचार्ज हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो सकता है। तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ, तो वो तो मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में ही बता दिया कि रबिंग करने से कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ सकता है ना। तो उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझने वाले हैं। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग, आप किसी ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज कर सकते हो। बट कौन से ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज किया जा सकता है, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप कोम को इस तरह से रगड़ते हो तो उसके ऊपर चार्ज आएगा, बट अगर आप एक स्टील की स्केल लेते हो तो उसको इस तरह से रगड़ते हो तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। अभी इन दोनों कंडीशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और क्यों स्केल के ऊपर चार्ज आ रहा है और स्टील की स्केल के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसको हमें यहाँ पे समझना है। तो सिंपल है, इंसुलेटर कैन क्रिएट स्टैटिक चार्ज ड्यू टू रबिंग। तो सिंपल सा इसने क्या बोला है कि इंसुलेटर अगर आपके पास में है तो वो स्टैटिक चार्ज उसके ऊपर क्रिएट हो सकता है, बट वही अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो उसके ऊपर स्टैटिक चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। अभी ऐसा क्यों, इंसुलेटर के ऊपर स्टैटिक चार्ज क्यों होता है? अगर ये देखो, ये पेन भी क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ है, मतलब ये भी इंसुलेटर है, इसको मैं ऐसे रब करूंगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, है ना। कौन सा चार्ज? स्टैटिक चार्ज। क्यों स्टैटिक चार्ज? तो ये बताता हूं, समझ लो ये पोजीशन है जहां पे चार्ज आया, बट मुझे मालूम है कि चार्ज को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो ये सरफेस या फिर ये जो हमारा मतलब मैं यहाँ पे जो भी चीज यूज कर रहा हूँ वो एक कंडक्टर होना चाहिए। समझ में आया आपको? क्योंकि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर चार्ज को कैरी करके लेके जा सकता है ना। तो यहाँ पे अगर चार्ज क्रिएट हुआ तो वो चार्ज यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? इसी सरफेस से जाएगा। बट अगर ये सरफेस नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि ये इंसुलेटर है मतलब नॉन कंडक्टिंग है, तो यहाँ का चार्ज यहाँ पे जा ही नहीं सकता, उसको यहीं पे रुकना पड़ेगा। समझ में आया आपको? और उसी कारण जो इंसुलेटर होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो स्टैटिक चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास कंडक्टिंग सरफेस नहीं है, इसके पास कंडक्शन करने की प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर आप कंडक्टर लेते हो, जैसे मैंने मेटल की स्टील की स्केल ली और उसको रब किया तो उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे क्या? तो उसके ऊपर भी चार्जेस क्रिएट तो होंगे, बट इसके ऊपर जो चार्जेस क्रिएट होने वाले हैं उस मेटल की स्केल के ऊपर वो चार्जेस मूवमेंट करते हुए आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कंडक्टिंग सरफेस है ना। मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, स्टील जो है कंडक्टर है, तो यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट होगा वो कंडक्ट करते हुए आगे निकल जाएगा, मतलब उसका चार्ज वहां पे स्टेशनरी नहीं रहेगा। समझ में आया आपको? तो यही चीज है जो हमें यहाँ पे समझनी थी। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग, तो रबिंग करने से आप एक इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो, मेटल को भी चार्ज कर सकते हो, बट इंसुलेटर ऐसा होगा जिसके ऊपर स्टैटिक चार्ज बना रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर कंडक्टिंग करने की कैपेसिटी नहीं है। बट अगर मेटल का कोई रॉड है तो उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट तो होंगे, बट वो चार्जेस स्टेशनरी नहीं रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो एग्जांपल आप कौन से ले सकते हो? ग्लास रॉड ले लो, प्लास्टिक का कोम ले लो, या फिर प्लास्टिक की स्केल। ये सभी ऑब्जेक्ट जो है वो इंसुलेटर्स है और उसी कारण इनके अंदर आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि उसके ऊपर आपको स्टैटिक चार्ज देखने को मिल सकता है। बोथ द ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज बाय रबिंग। अभी मैंने बोला कि जो ये स्केल है या फिर पेंसिल है या फिर जो भी चीज आपके पास में अवेलेबल है, उसको इस तरह से आप अपने बालों में अगर रब करते हो या फिर किसी ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हो तो उस केस में वहां पे आपको चार्जेस क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। बट चार्जेस क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे तो सिर्फ चार्जेस कोन के ऊपर ही क्रिएट होंगे क्या? ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो चार्जेस जो है वो दोनों चीजों पे क्रिएट करेंगे, मतलब इस कोन के ऊपर भी करेंगे तो आपके कपड़े के ऊपर भी करेंगे, है ना। आपके कोन के ऊपर भी करेंगे तो आपके बालों के ऊपर भी करेंगे, मतलब दोनों चीजों के ऊपर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली चार्जेस क्रिएट होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो। तो जो ग्लास रॉड अगर सिल्क कपड़े के साथ मैं यहाँ पे उसको रब करता हूँ तो आप देखोगे ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और जो सिल्क का कपड़ा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। वही अगर मैं बॉल पॉइंट पेन जो है उसको पॉलीथीन के साथ रब करता हूँ तो आप देखोगे बॉल पॉइंट पेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉलीथीन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा।
अभी मैंने ये कैसे बता दिया कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव आता है, बॉल पॉइंट पेन के ऊपर पॉजिटिव आता है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव आता है, पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव आता है। ये मैंने बताया, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ सामने। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एक्रिलिक प्लास्टिक गेट्स पॉजिटिव चार्ज। जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके एक्रिलिक प्लास्टिक से बने होते हैं उनके ऊपर हमेशा रबिंग करने के बाद पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल पेन रिफिल है या फिर प्लास्टिक की स्केल है, तो ये एक्रिलिक प्लास्टिक से बनता है और इसीलिए इसके ऊपर हमेशा आप बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। बट ऐसे ऑब्जेक्ट विच आर मेड ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक गेट्स नेगेटिव चार्ज। जो पॉलीथीन की जैसे जो हमारी प्लास्टिक होती है ना, तो एकदम पतली सी जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर आप बोल सकते हो कि हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन की शीट पता है आपको, या फिर प्लास्टिक का जो कोन होता है वो भी पॉलीथीन वाले ही मटेरियल से बनता है। तो इन चीजों के ऊपर हमेशा रबिंग करने के बाद नेगेटिव चार्ज ही आपको देखने को मिलेगा। Which object will get negative or positive charge depends on nature of material। ये तो मैंने आपको सिंपल से एग्जांपल बता दिए और कुछ चीजें आपको समझाई, बट सिर्फ इतना ही तो नहीं है ना, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। जैसे ग्लास अगर देखोगे तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आता है या फिर और भी कोई मटेरियल, तो ये सारी चीजें मतलब कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव आएगा, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। तो कभी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि चार्जेस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से क्रिएट हो सकते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, हाउ रबिंग चार्जेस वेरियस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको यहाँ पे समझा तो दिया कि हर एक केस में रबिंग करने से चार्जेस आते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट पे आते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बट एक्चुअल में रबिंग करने से चार्जेस क्रिएट कैसे होते हैं ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास में पेन है, इस पेन को मैं अपने से बालों में अगर इस तरह से रब करता हूँ तो क्या होता है, इस पेन के अंदर कुछ चार्जेस आएंगे जिसका यूज करके मैं जब इसको पेपर्स के ऊपर ऐसे घुमाऊंगा तो आप देखोगे कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े आके इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। बट मतलब इस केस में आपके पेन के ऊपर भी चार्ज आया और आपके हेयर्स के ऊपर भी चार्ज आना चाहिए, है ना। बट ये चार्जेस क्रिएट हुए कैसे, तो यहाँ पर देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो आपका हेयर है और एक आपका पेन है। जब आप उनको रबिंग करते हो तो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके पास के इलेक्ट्रॉन्स उस रबिंग के कारण रिमूव हो जाएंगे, उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां से रिमूव हो जाएंगे और वही इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्वायर कर लेगा। समझ में आया, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा। तो जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करेगा उसके नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि उसने बाहर से और इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसके इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं इसलिए आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करेगा उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं तो उसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि रबिंग के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस आते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से चार्जेस आएंगे हम वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस दो होते हैं हमें मालूम है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करेगा उसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। Why charged object attracts uncharged object? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कोई ना कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। बट जो मैं पेपर के टुकड़े मैंने यहाँ पे रखे थे उसके ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं था, तो उसको इसने अट्रैक्ट कैसे कर लिया, है ना। ये भी तो समझना है अपने को। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, ये जो मैंने बनाया ये है हमारा कोन, जिसको मैंने ऐसे बालों में रख दिया और यहाँ पे रख दिया। तो ये जो कोन है वो बना होता है, मैंने आपको समझाया था कि प्लास्टिक का कोन कौन सा चार्ज लेगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो जो मैंने प्लास्टिक का कोन रब किया अपने बालों के साथ उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और ये जो रब किया हुआ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक कोन है इसको अगर मैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास पीसेस के पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है ना, जो मेरा पेपर है उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। बट
इसके अंदर दोनों चार्जेस अवेलेबल होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बट क्योंकि कोन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जब इस पेपर के पास में आएगा तो पेपर के अंदर के सभी पॉजिटिव चार्ज अपर पोर्शन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, और वो भी जो पॉजिटिव चार्जेस है और ये जो नेगेटिव चार्जेस है वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और उसी के कारण आप देखोगे कि जो कोन है उसके साथ वो पेपर अटैच हो है। समझ में आया आपको? मीन्स कि जो आपका चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो जैसे ही किसी मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, उस समय वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट चार्जेस क्रिएट करेगा, और उसी के कारण दोनों के बीच में आपको पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड लाइक रिपेल ईच अदर, है ना? तो जो अपोजिट होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उसी के कारण जो पेपर के पीसेस है वो आके आपके कोन के साथ अटैच हो जाएंगे। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा लेसन है उसका हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, किस किस प्रकार के चार्जेस होते हैं, है ना? इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आज मैंने जितना आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है आपको अच्छे समझ में आ चुका है। और अगर इस टॉपिक में कोई भी हमें डाउट लगता है, आप अगर किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ पा रहा है आपको, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो बाय व्हाट्सएप और ऑन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ इन द यूट्यूब। थैंक यू।